गुलरुख को मजीद 2 रोज तक जेम्स की आमद का इंतजार करना पड़ा, लेकिन 2 रोज बाद जब जेम्स वापस आया तो उसके चेहरे पर मुसर्रत के तसव्वुरात नुमायां थे। हमने एहसन बेग को तलाश कर लिया है गुलरुख, तुम्हारी उसके रिश्तेदार की दी हुई टिप खासी मददगार साबित हुई है। एहसन बेग ने उसे अपना एक खास फोन नंबर दे आया था। उस फोन नंबर पर एहसन बेग से हमारे सामने उस आदमी सलीम रजा ने बात भी की थी। हमारे कहने पर सलीम रजा ने उससे मिलने की बात की और उसका पता पूछा तो एहसन बेग ने कहा कि वो इंतहाई मसरूफ़ है, इसलिए वो कम अज़ कम 2 दिन तक किसी से नहीं मिल सकता, और साथ ही उसने ये कहा था कि 2 दिन तक सलीम रजा उसे फ़ोन भी न करे, और उसके बाद राब्ता ख़त्म हो गया। हमने यहाँ आकर उस फ़ोन नंबर को चेक करने की बेहद कोशिश की, लेकिन एक्सचेंज में ये नंबर ही नहीं है। इसका मतलब है कि इस नंबर की मदद से एहसन बेग को ट्रेस नहीं किया जा सकता। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस फ़ोन पर एहसन बेग से बात करो। तुम उसे कह सकती हो कि तुमने ये फ़ोन नंबर सलीम रजा से हासिल किया है और तुम उसे मिलने पर मजबूर कर दो। हम तुम्हारी उससे मुलाकात का बंदोबस्त कराएंगे और फिर जैसे ही ये मुलाकात होगी तुम्हें फौरी तौर पर तुम्हारे वालिदैन के पास भिजवा दिया जाएगा, जेम्स ने कहा। ठीक है, मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन है कि मैं उससे मुलाकात पर आमादा कर लूंगी, गुलरुख ने कहा, और जेम्स ने सर हिलाते हुए जेब से एक कार्डलेस फ़ोन निकाला और उस पर बटन प्रेस करके उसके फ़ोन पीस गुलरुख की तरफ बढ़ा दिया। यस, दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। गुलरुख रिसालत बोल रही हूँ, गुलरुख ने कहा। ओह ओह, तुम गुलरुख? मैं एहसन बेग बोल रहा हूँ। तुमने मेरा फ़ोन नंबर कैसे हासिल कर लिया? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे रिश्तेदार सलीम रजा से। क्यों, मैंने कोई गलती की है? तुम तो इंतहाई खटूर आदमी साबित हुए हो। जाते वक्त मुझे अपना फ़ोन नंबर भी नहीं दे गए। मैं यहाँ दारुल हुकूमत से बात कर रही हूँ, गुलरुख ने अठलाते हुए कहा। ओह, ये बात नहीं गुलरुख जो तुम सोच रही हो। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं साइंसदान हूँ और इन दिनों में एक इंतहाई अहम रिसर्च में मसरूफ़ हूँ, और मुझे उसे फाइनल करने में कम अज़ कम 2 माह मज़ीद लगेंगे। फिर मैं तुम्हें खुद तलाश करके तुमसे मिलूंगा, दूसरी तरफ से एहसन बेग ने माजरत भरे लहजे में कहा। 2 माह बहुत तवील अरसा है। तुम में न जाने क्या कशिश है कि मैं तुमसे एक बार फिर मिलने के लिए बेताब हो रही हूँ। क्या तुम मेरी खातिर आधा घंटा नहीं निकाल सकते? मैं इससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, सिर्फ एक कप काफ़ी इकट्ठे पिएंगे, और वादा कि फिर 2 माह तक मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगी। प्लीज़ एहसन, गुलरुख ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि शाम 6 बजे होटल शेल्टन के रेस्तोरां में आ जाओ। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब मैं तुम्हारी बात तो नहीं टाल सकता, दूसरी तरफ से एहसन बेग ने जवाब दिया। ओह शुक्रिया एहसन, मैं पहुंच जाऊंगी, तुम फिक्र न करो, खुदा हाफिज, गुलरुख ने कहा और बटन ऑफ कर दिया। शुक्रिया गुलरुख, तुमने वाकई तावन किया है। तुम फिक्र न करो, मैं तुमसे किया हुआ वादा हर हालत में पूरा करूंगा, जेम्स ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से फ़ोन पीस वापस लेते हुए कहा। क्या मैं तैयार हो जाऊं होटल जाने के लिए? गुलरुख ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। नहीं, फिलहाल तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। एहसन बेग को तुम्हारा नाम लेकर यहाँ ले आएंगे और फिर तुम दोनों को यहाँ से इकट्ठे ही वापस भिजवा देंगे। तुम आराम करो, जेम्स ने जवाब दिया और तेजी से मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। गुलरुख होंठ भींचकर खामोश हो गई। जाहिर है उसके सिवा वो और कर भी क्या सकती थी। लेकिन फिर तकरीबन 4 रोज गुजर गए, लेकिन ना ही जेम्स वापस आया और ना एहसन बेग के बारे में कुछ इल्म हो सका।
खाना लाने वाला एक गूंगा और बहरा आदमी था, इसलिए गुलरुख उससे भी कुछ न पूछ सकती थी। लेकिन 4 रोज बाद अचानक दरवाजा खुला तो कुर्सी पर बैठी हुई गुलरुख चौंक पड़ी। एक मकामी आदमी दरवाजे पर मौजूद था। मिस गुलरुख, आइए, आपकी रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। आइए, मैं आपको आपके घर छोड़ाऊं। उस आदमी ने सपाट लहजे में कहा तो गुलरुख उछलकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर जैसे मुसरतों का तूफान सा उमड़ आया था। क्या वाकई? क्या तुम सच कह रहे हो? गुलरुख ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूं। बॉस ने आपकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। आइए, देर न कीजिए, उस आदमी ने कहा और गुलरुख तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ये लीजिए, ये स्याह निकाब चेहरे पर चढ़ा लीजिए, ये बॉस का हुक्म है ताकि आप किसी को हमारे इस अड्डे के बारे में मालूमात न दे सकें, उस आदमी ने कहा और एक निकाब जेब से निकालकर उसने गुलरुख की तरफ बढ़ा दिया। गुलरुख ने जल्दी से निकाब चेहरे पर चढ़ाया तो अब उसकी आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा था। उस आदमी ने उसका बाजू पकड़ा और उसे कई राहदारियों में घुमाने और कई बार सीढ़ियां चढ़ाने और उतारने के बाद एक कार में पहुंचा दिया गया और कार रवाना हो गई। कार तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल सफर करती रही और फिर अचानक रुक गई। अब निकाब उतार दीजिए, उसी आदमी की आवाज सुनाई दी और गुलरुख ने जो कार की अकबी सीट पर बैठी हुई थी जल्दी से निकाब उतार दिया। कार से उतर जाइए और सुनिए, बॉस ने कहा है कि आपकी जिंदगी अब आपके हाथों में है। अगर आपने जबान खोली तो फिर आपकी जिंदगी का चिराग एक लम्हे में बुझा दिया जाएगा। हमारे आदमी हर वक्त आपके इर्द गिर्द साए की तरह रहेंगे। उस आदमी ने जो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था इंतहाई सख्त लहजे में गुलरुख से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, मैं किसी को कुछ न बताऊंगी, अपने बॉस को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर देना। गुलरुख ने जल्दी से कहा और कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आई और कार एक झटके से आगे बढ़ी। फिर देखते ही देखते उसकी अकबी सुर्ख बत्तियां एक मोड़ काटकर उसकी नजरों से ओझल हो गईं। रात का वक्त था और जहां गुलरुख थी वहां हर तरफ खूब अंधेरा था। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अंधेरे के वसी समुंदर में अकेली खड़ी हो। किसी तरफ भी कोई रोशनी नजर न आ रही थी और आसमान पर चौंके गहरे बादल छाए हुए थे, इसलिए चांद की रोशनी भी मौजूद न थी। अचानक निकाब उतारने और फिर घुप अंधेरे की वजह से पहले तो उसे कुछ नजर न आया। उसे अभी तक यूं महसूस हो रहा था जैसे उसने निकाब अभी पहन रखा हो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी आंखें अंधेरे से कदरे मानूस हो गईं तो उसे इर्द गिर्द के माहौल का एहसास होने लगा। उसने देखा कि वो एक दरमियानी अंदाज की सड़क पर खड़ी है और उस सड़क के दोनों तरफ खेतों का तवील सिलसिला फैला हुआ है, लेकिन हर तरफ खामोशी छाई हुई है। क्योंकि कार की अकबी रोशनियां कुछ दूर जाकर उसे मुड़ती हुई नजर आई थीं, इसलिए वो समझ गई थी कि वहां सड़क यकीनन मुड़ जाती होगी। चुनांचे वो उधर को चल पड़ी और फिर वाकई वहां पहुंचकर उसने सड़क को मोड़ काटकर दाएं हाथ की तरफ जाते देखा और वहां से दाएं हाथ पर काफी दूर उसे टिमटिमाती हुई रोशनियां भी नजर आने लग गई थीं। वो तेजी से उन रोशनियों की तरफ बढ़ गई। जब वो उन रोशनियों के करीब पहुंची तो उसने देखा कि ये सड़क वहां बड़ी सड़क से जाकर मिलती थी और वहां चंद छोटी छोटी खाने पीने की दुकानें थीं। शायद ये बस अड्डा या कोई बस स्टॉप था। वो तेजी से एक दुकान की तरफ बढ़ गई। दुकान पर बैठे हुए उधेड़ उम्र आदमी ने चौंक कर उसे देखा और हैरत से इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे समझ न आ रही हो कि जब कोई बस या कार भी नहीं आई तो फिर अचानक अंधेरे में से ये नौजवान लड़की कहां से नमूदार हो गई।
ये कौन सा अड्डा है? गुलरुख ने होटल में दाखिल होते हुए उस उधेड़ उम्र आदमी से पूछा। आजम नगर। लेकिन आप कहां से तशरीफ लाई हैं? आपकी कार या बस तो मुझे नजर नहीं आई। उधेड़ उम्र आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरी कार यहाँ से काफी दूर खराब हो गई है और मुझे पैदल चलकर यहाँ तक आना पड़ा है। मुझे दारुल हुकूमत जाना है। क्या कोई बस या कोई और सवारी मिल सकेगी? गुलरुख ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। 1 घंटे बाद बस आएगी दारुल हुकूमत जाने वाली। वो सुबह आपको दारुल हुकूमत पहुंचा देगी। आमतौर पर तो इस बस में सीट खाली नहीं होती, लेकिन मैं ड्राइवर को कहकर आपको मुनासिब सीट दिलवा दूंगा। आप तशरीफ रखें। खाना या चाय अगर आप पसंद करें तो मैं आपको दे दूं। उधेड़ उमर ने हमदर्दाना लहजे में कहा। नहीं, मेरे पास इत्तेफाक से कोई पैसा नहीं है। मैं अपना पर्स घर भूल आई थी। गुलरुख ने शर्मिंदा से लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, कोई बात नहीं मोहतरमा, आप मेरी मेहमान हैं। आप बेफिक्र होकर खाएं पिएं, मेरी बेटी भी आप जितनी है, इसलिए आप भी मेरी बेटी हैं। मैं किराया भी ड्राइवर को दे दूंगा, आप फिक्र न करें। उधेड़ उमर ने इंतहाई पुरखलूस लहजे में जवाब दिया तो गुलरुख के चेहरे पर इंतहाई तशकुराना जज्बात उभर आए। उसने उस उधेड़ उमर दुकानदार का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर सिर्फ चाय पीने पर ही इसरार किया। वैसे वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि मशरिक के लोग किस कदर हमदर्द, मुखलिस और पाकीज़ा ज़हन के होते हैं। अगर वो इन हालात से मगरबी मुल्क में दो चार होती तो उसके गिर्द सिवाय भूखे भेड़िए नुमा इंसानों के एक हजूम के और कुछ ना होता। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।